Welcome to all the students of Sri Sid Vidyapith School. Today also we are going to continue the chapter 8, cell structure and functions. So in the previous classes we studied about cell, its shapes, its sizes, and also get to know about various types of cells. Today we are going to study and observe some basic components of cell. So at first we are going to do two activities. For these activities you have to peel an onion, place a small piece of the dry and thin onion peel in a drop of water on a glass slide. Put a drop of methylene blue solution on this thin layer and place a cover slip on it, while ensuring that no air bubbles get trapped in the cover slip. So सबसे पहले आपको एक ऑनियन को छीलना है, उसमें से जो एक ड्राई और थिन पील निकलता है वाइट कलर का होता है, उसको ग्लास साइड में लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालना है. पानी डालने के बाद उसमें एक सॉल्यूशन है जो केमिस्ट्री लैब में मौजूद होगा जब आप ये एक्टिविटी करोगे. सॉल्यूशन का नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन. उसके ऊपर आपको डालना है और एक कवर स्लिप होता है स्लाइड के ऊपर रखने के लिए, वो कवर स्लिप उस पर डाल देना है. लेकिन आपको इंश्योर करना है जब आप वो कवर स्लिप डाल रहे हो उसमें कोई एयर बबल्स ट्रैप नहीं हो जाए. डाल के उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. ऑलराइट, द सेकेंड एक्टिविटी इज यू हैव टू प्लेस द स्लाइड अंडर द microscope. Okay, the second activity is scrape the inside of your cheek lightly with a clean toothpick. Okay, and place it in a drop of water on a glass slide. In this activity you have to also that add a drop of iodine solution, or you can add a drop of methylene blue solution and place a cover slip on it. तो अब तक हमने किया था एक ऑनियन पील के साथ एक एक्टिविटी किया था. अभी आपको क्या करना है, आपके जो चीक यानी मुंह के अंदर अगर आप हल्का सा अगर आप लोग महसूस करें कि कभी कभी कुछ चीक जो छिल जाती है, कुछ थोड़ा सा वहाँ पे जो स्किन होता है वो उठ के आ जाता है, तो यू हैव टू लाइटली टेक द चीक स्किन फ्रॉम अ टूथपिक. यू हैव टू यूज़ अ क्लीन टूथपिक हियर, एंड उसके बाद वो जो स्किन निकल के आएगा आपको उसको ग्लास स्लाइड में डाल देना है. और फिर से यहाँ पे आपको मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी ले सकते हैं या फिर आयोडीन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. उसके पहले आपको वाटर डालना है उसमें, फिर ये सॉल्यूशंस डाल के कवर स्लिप प्लेस करना है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन. So the conclusion of the first activity of the onion cell activity, that the boundary of the onion cell is called the cell membrane, which is covered by another thick covering called the cell wall. तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है, आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ये सारा एक्टिविटी आपको ऐसा ही पिक्चर आएगा माइक्रोस्कोप में देखने से. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ये जो ऑनियन जो एक सेल है इसका जो बाउंड्री है, ब्लू कलर का जो आपको बाउंड्री दिख रहा है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. उसके बाद और एक बाउंड्री है, दो बाउंड्री है, तो दूसरा जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं सेल वॉल. ये एक कवरिंग है और यू कैन से अ बाउंड्री. द डेंस राउंड बॉडी इज इन द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. तो हर एक सेल के बीच में एक राउंड कलर का सेंटर में एक राउंड कलर का कुछ डेंस बॉडी है, राउंड बॉडी है जो कि क्या है? न्यूक्लियस है. ऑलराइट, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. और बाकी पास में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ द conclusion of the another activity is there you can see cell membrane. Cell wall is absent in cheek cells. Nucleus and cytoplasm are present, and there are some organelles, or you can say the component of cells too. These includes mitochondria, ribosomes and Golgi bodies. तो चीक सेल्स में आपको ऐसे कुछ दिखेंगे, न्यूक्लियस होगा, उसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन वहाँ पे सेल वॉल नहीं होगा, यानी डबल बाउंड्री वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल वहाँ पे नहीं होगा. और इसके साथ आपको कुछ ऑर्गेनल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो भी कंपोनेंट्स है सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड अदर गोल्गी बॉडीज. So now we are going to
know about the parts of the cell. First of all, what is a cell membrane? The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. तो basic components या फिर बोल सकते हैं बेसिक पार्ट्स जो सेल के होते हैं वो क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एंक्लोज्ड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनको क्या बोल सकते हैं? और एक नाम से क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. द मेम्ब्रेन सेपरेट cells from one another and also the cell from the surrounding medium. तो जो मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है? सेल्स को सेपरेट करता है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है और वहाँ पे जो मीडियम है उसको भी वहाँ से सेपरेट करता है. The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही पोरस है और वो कोई भी सब्सटेंस अलाउ करता है मूवमेंट के लिए, या फिर बाहर जाओ मतलब सेल से बाहर जाओ, एक सेल से दूसरे सेल में जाओ या फिर दूसरे सेल से एक सेल में आओ. ऑलराइट, नाउ द सेकेंड पार्ट इज सेल वॉल. So in addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants are called cell wall. तो एडिशन सेल मेम्ब्रेन के बाद एक थिक लेयर है जिसको क्या कहा जाता है? ये जनरली प्लांट सेल्स में दिखते हैं तो वो उनको क्या कहा जाता है? सेल वॉल. दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. तो ये जो एडिशनल लेयर है सेल के सराउंडिंग में वो कहाँ पे है? प्लांट सेल्स में रिक्वायर है. किसके वजह से रिक्वायर है? फॉर प्रोटेक्शन के वजह से. प्लांट सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एक्सेट्रा. तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. किसके अगेंस्ट में? टेम्परेचर के अगेंस्ट में, हाई विंड स्पीड के अगेंस्ट में, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के अगेंस्ट में उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. ऑलराइट, दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव. ऑलराइट, cells can be observed in the leaf peel of Tradescantia, Elodia and Rio. तो वो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस को एक्सपोज में रहते हैं ताकि वो मूव नहीं कर सके, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं. और जो सेल्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई भी प्लांट्स में या फिर कोई भी प्लांट्स के लीफ पील में, कौन कौन से पील में हम लोग सेल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं? ट्रेडस्कैंटिया, एलोडिया एंड रियो, ये लीफ पील के नाम्स हैं. ऑलराइट, cytoplasm. The third part is cytoplasm. The jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus is called cytoplasm. तो एक jelly-like substance जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है उसको बोला जाता है या फिर उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies and राइबोसोम्स एक्सेट्रा. तो और भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स या फिर ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स में जो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स. तो ये सारे क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ये हम पढ़ेंगे बहुत जल्द. नाउ द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. तो स्टेनिंग का जो काम होता है ये हम जनरली कोई भी सेल्स को ऑब्जर्व करने से पहले हम लोग उसको स्टेन करते हैं. जैसे कि हमने मिथाइलिन ब्लू दिया यानी उसमें सेल में कलर डाला, उसी के बाद हमने वो सेल को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप. तो यही यहाँ पे बोला गया. तो वो इजीली स्टेन किया जा सकता है और माइक्रोस्कोप में इजीली हम लोग देख सकते हैं. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोई भी लिविंग सेल का, और उसका शेप स्पेरिकल होता है और वो हमेशा सेल के बीचों बीच रहता है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो वो जो न्यूक्लियस है वो भी साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया गया है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कि क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा.
This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and inside the nucleus. तो ये जो membrane है ये भी porous है और ये भी movement allow करता है साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के बीच में, या तो बाहर से अंदर आने के बीच आने का वो लोग अलाउ करते हैं या फिर अंदर से बाहर जाने का. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. तो जब हम लोग माइक्रोस्कोप को और भी हायर मैग्नीफिकेशन में देंगे तो हम जो न्यूक्लियस के बीच में भी और एक हम लोगों को स्पेरिकल बॉडी दिखेगा जो कि क्या किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोलस. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स thread-like structures called chromosomes. These carry genes and helps in inheritance or transfer of characters from the parents to the offsprings. तो उसके बाद एडिशन करने से न्यूक्लियस जो है उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स कहा जाता है. और वहाँ पे वो क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं जो कि इनहेरिटेंस या फिर कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफरिंग पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक ये ट्रांसफरिंग का काम वो करते हैं. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is also called the living substance of the cell. तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें और एडिशन में क्या रहता है, इनहेरिटेंस. वो कौन सा काम करता है, उसमें क्रोमोसोम्स रहता है, फर्दर क्रोमोसोम्स में जीन्स रहते हैं. तो वो कौन सा काम करता है, इनहेरिटेंस का. जैसे कि एक पेरेंट से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम वो करते हैं और वो कंट्रोल करते हैं पूरे सेल का एक्टिविटी. और जो एंटायर लिविंग कंपोनेंट में जो एंटायर कंटेंट है लिविंग सेल में उसको और एक नाम से जाना जाता है जो कि है प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इंक्लूडेड है. प्रोटोप्लाज्म को और भी क्या कहा जाता है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के बीच में और एक स्पेरिकल है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीचों बीच वो रहता है. ये और भी हायर मैग्नीफिकेशन है और भी हायर मैग्नीफिकेशन के बाद आपको बहुत सारे पार्ट्स इसमें नज़र आएंगे. ऑलराइट, नाउ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा कहाँ पे रहता है, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियोलस में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है. तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. These carry genes and helps in inheritance or transfer of characters from parents to the offsprings. तो न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, क्रोमोसोम्स बोला जाता है, जो क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं और हेल्प करते हैं कोई भी इनहेरिटेंस, कोई भी कैरेक्टर को पेरेंट्स से उनके बच्चों तक पहुंचाने में मदद करते हैं. Chromosomes are composed of DNA in the form of chromatin and protein. तो क्रोमोसोम्स कैसे कंपोज किए गए हैं या फिर बोल सकते हैं कैसे बने गए हैं, डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. तो उनमें क्या क्या है, डीएनए है कि कौन से फॉर्म में डीएनए है, क्रोमाटिन और प्रोटीन के फॉर्म में डीएनए है. Chromosomes contain information for the inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. तो क्रोमोसोम्स में वो इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर्स या फिर कौन कौन सा इनहेरिटेंस फीचर्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पहुँचेगा. डीएनए, अभी डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. सो डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल. द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. Gene is a unit of inheritance of living organisms. It controls the transfer of a hereditary characteristics from
parents to offsprings. This means your parents passes some of their characteristics on you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. तो DNA मॉलिक्यूल्स जो है उनमें कौन सा इंफॉर्मेशन रहता है, दूसरे जो सेल जाएंगे कोई भी बॉडी में या फिर कोई भी ऑफस्प्रिंग में, वो दूसरे सेल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उनका इंफॉर्मेशन DNA मॉलिक्यूल्स में रहता है. और जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं DNA के, उनको क्या बोला जाता है, जीन्स. जीन क्या है, जीन एक यूनिट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इनहेरिटेंस फीचर्स है या फिर कोई ट्रांसफरिंग कैरेक्टरिस्टिक है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहाँ पे वो कंट्रोल किया जाता है, जो कि पेरेंट टू उनके चिल्ड्रन में जो कि ट्रांसफ़र होगा. इसका हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आपके पापा का सोचो ब्राउन आइज़ है और आपका भी ब्राउन आइज ही है. ऐसा क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन एंड DNA मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, तो जीन जो है वही काम करती है आपके पापा के पास, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप तक ट्रांसफ़र करने की. अंडरस्टूड. तो ये जो, और कभी कभार क्या होता है, कॉम्बिनेशन जीन्स का जो कॉम्बिनेशन अलग होने की वजह से हो सकता है आपके पापा का ब्राउन आइज हो लेकिन आपका ब्लैक आइज हो, तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का भी वो रिजल्ट आउट फॉर्म कर सकते हैं. सो यू कैन सी द DNA स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ऐसे ही DNA स्ट्रक्चर, ये आप फर्दर हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में और डिटेल्स जानने को मिलेगा. तब तक आप ये जस्ट ये स्ट्रक्चर देखो और इसको इमेजिन करो. ये क्या है, ये DNA स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस रहते हैं, जैसे कि ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, एडेनाइन. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिस रहते हैं, उनके पेयर्स रहते हैं, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स रहते हैं, और इनका जो डिटेल्स आपका जब पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में, इनका पूरा डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट of this chapter we will do in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully. And students, in homework, do question number 1, 3 and 10 by yourself. If you all have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. ये जो question answers जो आपको homework दिए गए हैं बहुत ही easy है, आप कर पाएंगे ज़रूर. आप बुक का हेल्प भी ले सकते हैं या फिर नोट्स का हेल्प भी ले सकते हैं. आई होप यू कैन ऑल डू दैट. थैंक यू स्टूडेंट्स.